वेलकम बैक एवरीवन। हमने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया चैप्टर स्टार्ट करा है। कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए। सबसे पहले पोर्तुगीज़, उनका आना हमने देखा, उनके डिफरेंट गवर्नर्स कौन से थे, कैसे उन्होंने सी रूट फाइंड करा, गवर्नर्स की पॉलिसीज़ क्या थी वो हमने देखा। आज हमने देखना है पोर्तुगीज़ स्टेट क्या थी इंडिया में, कैसी कंडीशंस थी, कौन से एरियाज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई करा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इनकी गवर्नेंस रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, फिर कैसे मुगल्स के साथ इनकी प्रॉब्लम आएंगी और बाद में इनका डिक्लाइन होगा। और डिक्लाइन के बाद हमने देखना है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या था पोर्तुगीज़ का इंडिया में। तो सबसे पहले चलते हैं पोर्तुगीज़ स्टेट पर। स्टेडोज पोर्तुगीज द इंडिया, द स्टेट ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, कौन से एरियाज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई करा। देखिए, जनरली हिस्ट्रियंस पोर्तुगीज़ की इम्पोर्टेंस को कम समझते हैं इंडिया में, बट इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई करा था। ये फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे और लास्ट इन्हीं लोगों ने ही इंडिया को छोड़ा था। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव को कैप्चर करा था, जिसके बाद फिर इन लोगों ने इंडिया को छोड़ा था। तो ये लास्ट यूरोपियंस थे, इनका सिग्निफिकेंस है इंडिया में। अगर वेस्टर्न साइड चलें तो वास्को डी गामा के आने के बाद 15 ईयर्स में ही इन्होंने बहुत सारे कोस्टल पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। सबसे पहले इन्होंने गोवा को ऑक्यूपाई करा। 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। उसके साथ ही ये बॉम्बे वाला एरिया भी, मुंबई वाला एरिया इनके पास था। यहाँ पर ये सेलसेट भी है, ये भी इनके पास था। और साथ में दादरा, दमन, दीव, ये सारे एरियाज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई करा। और साथ में ये गुजरात में सूरत का पोर्ट भी इन्हीं के पास था, जो बाद में फिर ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अगर सदर्न साइड देखें तो ये मालाबार कोस्ट कंसोलिडेटेड नहीं थी, इनको इन्होंने पूरी तरह से स्ट्रेंथन नहीं करा था, बट यही इनिशियली पार्ट थे जहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल करा था। ये कालीकट, कनानौर, कोचीन, यहाँ पर जितनी भी इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी उनको इन्होंने फोर्टिफाई भी कर लिया था। तो ये वाले एरियाज भी इम्पॉर्टेंट थे। और ऐसे ही अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की साइड चले तो यहाँ पर ये है सैंथोम चेन्नई में, ये नागपट्टनम वाला एरिया, मसूलीपट्टनम, ये सारे एरियाज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई करा। और फिर इन्होंने एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में हमने देखा था कि नीनो डा कुन्हा के टाइम पर पोर्तुगीज़ ने बंगाल में भी खुद को सेटल करना स्टार्ट कर दिया था। हुगली को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, तो इस जगह पर भी पोर्तुगीज़ ने अपनी सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दी थी। और साथ में ये लोग इंडियन पॉलिटिक्स में भी खुद को इन्वॉल्व कर रहे थे। गोवा में इनका मेन बेस बना था और डेक्कन सुल्तान्स के साथ ये ट्रीटीज़ भी कंक्लूड कर रहे थे। देखिए, ये वाला जितना भी एरिया है ये विजयनगर एम्पायर का एरिया है, ये एरिया डेक्कन एरिया होगा, और यहाँ पर ये है मराठा एरिया। और मुगल्स का जो मेन बेस रहेगा दिल्ली की साइड, ये वाला रहेगा। तो गोवा और डेक्कन सुल्तान के बीच में ट्रीटीज़ होती थी सॉरी। और साथ में ही विजयनगर वाला एम्पायर और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में पावर बैलेंस बनाए रखने का काम भी ये पोर्तुगीज़ ही करते थे। साथ में ही मराठास और मुगल्स के बीच में पावर बैलेंस बनाए रखने का ये लोग काम करेंगे, और मुगल्स और डेक्कन के बीच में भी ये लोग पावर बैलेंस बनाए रखेंगे। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स में भी खुद को इन्वॉल्व करेंगे। इनका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पोर्तुगीज़ का। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट पोजीशन इनकी रहेगी वाइसरॉय की। वाइसरॉय सबसे ऊपर वाली पोजीशन में रहेंगे। 3 साल के लिए एक वाइसरॉय इंडिया में रहेगा। जो हमने गवर्नर्स पढ़े थे पहले ना, उनको ही वाइसरॉय बोलते हैं। सेम हमने ये जो नीनो डा कुन्हा, ये सारे गवर्नर्स को रीड करा। 3-3 साल के लिए ये इंडिया में आएंगे। इनकी हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटरी इनके साथ होगा, और बाद के लेटर ईयर्स में फिर एक काउंसिल पूरी इंस्टैब्लिश कर दी जाएगी इस वाइसरॉय की हेल्प के लिए। उसके नेक्स्ट पोजीशन आएगी विडोर डा फजेंडा की। इसका काम होगा रेवेन्यू को देखना, जितनी भी शिप वगैरह डिस्पैच करी जाएंगी ट्रेड के लिए, उसको हैंडल करने का काम इस विडोर डा फजेंडा का होगा। अब देखिए, ये लोग फोर्ट्रेस भी बना रहे थे। फोर्ट्रेस होते हैं जिन एरियाज़ को, जिन फैक्ट्रीज को पोर्तुगीज़ ने फोर्टिफाई कर दिया, उनको फोर्ट्रेस बोला जाएगा। देखिए, यहाँ पर जितने भी, अगर इंडिया की बात करें तो ये मालाबार की साइड, कोचिन, कालीकट, इन एरियाज़ को ही सबसे पहले पोर्तुगीज़ ने फोर्टिफाई करा था। बट इसके अलावा ये लोग क्योंकि अफ्रीका की साइड से आए थे, ये देखिए जो रेड लाइन जा रही है ये वाली,
ये रेड लाइन ये ट्रेड रूट है, कैसे पोर्तुगीज ट्रेड कर रहे थे। अब ये लोग अफ्रीकन कोस्ट में भी ट्रेड कर रहे थे, चाइना तक इनका ट्रेड था, चाइना के साथ ये लोग सिल्क, ड्रग्स, परफ्यूम, इन सारी चीज़ों में ट्रेड कर रहे थे। अब इन सारे एरियाज में जो भी ट्रेड हो रहा था पोर्तुगीज के द्वारा, उसके लिए थे कैप्टन्स जिनको फैक्टर्स के द्वारा असिस्ट करा जाता था। अफ्रीका से लेकर चाइना तक ट्रेड के लिए कैप्टन्स थे, उनको असिस्ट करते थे फैक्टर्स। बट इन फैक्टर्स के और कैप्टन्स के केस में क्या रहता था कि अब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा। अगर ये इंडिया में आकर पोर्तुगीज इस्टेब्लिश हो रहे हैं, खुद का ये बेस इंडिया में बना रहे हैं, ये अफ्रीका है, ये चाइना है, तो इस जगह में कम्युनिकेशन तो कट रहेगा, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसकी वजह से फिर ये कैप्टन्स और फैक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और साथ में ही ये पर्सनल एंड्स के लिए, पर्सनल गेन के लिए ग्रीडी रहेंगे ये लोग फैक्टर्स और कैप्टन्स, जिसकी वजह से फिर ये फैक्टर्स और कैप्टन्स अपने अपने एरियाज में इनकी पावर्स इंक्रीज हो जाएगी। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी देखें अगर इन पोर्तुगीज़ की, तो देखिए अफ्रीका में मूर और मुस्लिम्स इनके साथ ये बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। मुस्लिम का हमें पता है ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना भी ट्रेड तो था ही, बट एक साथ में क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करने के लिए इंडिया में या फिर एशियन साइड में आए थे, ईस्टर्न साइड में आए थे, और इसी वजह से अरब मुस्लिम के साथ ये बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और नॉर्दर्न अफ्रीका में ये जो मूर कम्युनिटी थी, ये लोग भी मुस्लिम ही थे, जिसकी वजह से पोर्तुगीज इन मूर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। स्टार्टिंग में ये लोग सिर्फ मुस्लिम से ही नफरत करते थे, उन्हीं की ही परसिक्यूशन करते थे और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। बट फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे ये लोग हिंदूज के साथ भी परसिक्यूशन, उनके साथ भी ये लोग टॉलरेंट नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि देखिए इन्होंने अपना बेस गोवा में बनाया था, तो जब ये लोग गोवा में आते हैं, गोवा में ये इंट्रोड्यूस करते हैं इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच लोकल पॉपुलेशन वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। गोवा की जो लोकल पॉपुलेशन थी, ये पोर्तुगीज उनको क्रिश्चियनिटी में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे थे। और अगर गोवा के लोकल पॉपुलेशन सीक्रेटली अपनी किसी रिलीजन को फॉलो करते थे, या फिर अगर मुस्लिम्स यहाँ पर अगर होंगे उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो करा, या फिर हिंदूज़ ने अगर अपने पर्सनल रिलीजन को फॉलो करा, तो ये पोर्तुगीज गोवा में इन लोगों का परसिक्यूशन कर देते थे। इस इनकी इंक्विजिशन के आने के बाद से ही ये लोग हिंदूज के लिए भी टॉलरेंट नहीं रहते हैं और उनका परसिक्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं गोवा में। अब देखिए गोवा में इन्होंने पहले सती को बैन करा था, है ना, इन्होंने सती को एबॉलिश करा था। अब लेकिन क्या है, अब ये लोग हिंदूज का परसिक्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइम पर जो मुगल रूलर थे वो थे अकबर। अकबर का हमने हमेशा हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो कितने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन थे, वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे और इनफैक्ट उनको थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से ही फिर अकबर जो गोवा में प्रीस्ट होंगे, गोवा के जो चर्च के लोग होंगे, वहाँ पर एक लेटर वो सेंड करेंगे 1579 में, सितंबर 1579 में अकबर गोवा में एक लेटर सेंड करेंगे और वहाँ की चर्च अथॉरिटीज़ को बोलेंगे कि आप जीसूट को भेजें, आप जो चर्च के फादर्स हैं उनको आप फतेहपुर सीकरी में भेजें। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। इस इबादत खाना में वो डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करते थे, जैसे कि उनको थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन डिफरेंट रिलीजन्स के लिए ही ये फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर ने बनाया था। तो यहाँ पर फिर गोवा की जो अथॉरिटीज़ हैं वो दो फादर्स को भेजती हैं, एक तो है रोडोल्फो एक्वाविवा एंड देन उसके बाद है एंटोनियो मोन्सर्टे। इन दोनों को फतेहपुर सीकरी में भेजा जाता है। फर्स्ट मिशन आता है ये गोवा की थ्रू, गोवा से 1580 में। अब देखिए ये जो पोर्तुगीज़ थे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि जो अकबर है वो क्रिश्चियन को फतेहपुर सीकरी में बुला रहा है, और इनको लगेगा कि फिर वो लेटर ईयर्स में बाद में ऐसे ही अकबर जो कि मुगल एम्परर है उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो अल्टीमेट वहाँ की पॉपुलेशन को तो कन्वर्ट करना इजी हो ही जाएगा। लेकिन ये मिशन फेल हो जाता है, ये लोग अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए जो अकबर था वो रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था, बट उसको ये चीज़ पता थी कि वो मुगल एम्परर है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी उसकी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन,
ये तो बाद में होता है औरंगजेब के आने के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इनटॉलरेंट पर्सन होगा, वो दूसरे रिलीजन्स के लोगों से नफरत करेगा, जिसकी वजह से मुगल एम्परर का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। बट उससे पहले वाले जितने भी एम्परर्स होते हैं वो मोस्टली रिलीजियस टॉलरेंट ही रहते हैं, स्पेशली अकबर। तो ये लोग अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और ये मिशन फेल होकर चला जाता है। उसके बाद फिर सेकंड मिशन 1590 में आता है लाहौर में। लाहौर में अकबर का अब कोर्ट होगा। लाहौर में ये मिशन आएगा अंडर फादर लियोटन। फादर लियोटन के अंडर सेकंड मिशन आएगा। ये मिशन भी वापस ऐसे ही चला जाएगा, कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अकबर को क्रिश्चियनिटी में। 1592 में ये मिशन भी चला जाएगा। फिर थर्ड मिशन आता है 1595 में, लाहौर में ही आता है ये भी, अंडर फादर जेरोम जेवियर एंड फादर इमैनुअल पिनहरो। ये लोग भी इसी सेम पर्पस के लिए ही आते हैं कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करा जाए और अकबर मुगल एम्परर को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जाए। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लाहौर में ही खुद को एस्टेब्लिश कर देते हैं। लाहौर में ही खुद का एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, यहीं के ही ये लोग होकर रह जाते हैं, लाहौर के ही। अब इन्हीं लोगों के ही फादर जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पेनहरो, इन्हीं के ही जो लेटर्स होंगे एज इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करे जाएंगे फॉर दी अकबर रेन। अकबर का कैसा रेन था, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी लाहौर में, इस चीज़ को समझने के लिए लेटर ईयर्स में फिर इन्हीं के ही लेटर्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी यूज करे जाएंगे। अकबर के बाद आते हैं प्रिंस सलीम। एज जहांगीर वो थ्रोन को असेंड करते हैं, नेक्स्ट एम्परर बनेंगे ये मुगल एम्परर। अब देखिए ये सारे क्रिश्चियंस, सारे ये फादर्स डिफरेंट डिफरेंट मिशन लेके अकबर के एम्परर में आ रहे थे, तो मुस्लिम को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग में जहांगीर मुस्लिम्स को पैसिफाई करने की ट्राई करेंगे, मुस्लिम्स को शांत करने की ट्राई करेंगे बाय निगलेक्टिंग दीज फादर्स। इन जिसूइट फादर को स्टार्टिंग में जहांगीर निगलेक्ट करेंगे, बट ये निगलेक्ट टेम्परेरी ही होता है और 1606 से ये अपने फेवर्स फिर से इनको देना स्टार्ट कर देते हैं, इन सारे क्रिश्चियंस को, इन फादर्स को। और इन्हीं फेवर्स के चलते ही फिर लाहौर में एक बहुत बड़ी एलिगेंट चर्च भी इस्टेब्लिश करी जाती है। ये चर्च इन क्रिश्चियन फादर्स को दे दी जाती है और साथ में ही इसी चर्च के साथ में ही एक कोलेजियम भी बनाया जाता है। ये कोलेजियम इन फादर्स के लिए एज रेजिडेंस होगा। और 1608 में लाहौर में 20 बैप्टिज्म्स वर कैरिड आउट। बैप्टिज्म क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। अब देखिए ये जो इंक्विजिशन था, ये इंक्विजिशन जो गोवा में आया था वो एक फोर्सिबल कन्वर्जन थी और उसके बाद किसी को भी अपने रिलीजन को फॉलो करने नहीं दिया जाता था, और अगर ऐसा कोई करता था तो उसका परसिक्यूशन कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। बट बैप्टिज्म एक नॉर्मल प्रोसेस है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की। तो ये फादर्स पोर्तुगल के जैसे ही विद फुल लिबर्टी लाहौर में भी बैप्टिज्म्स कैरी आउट कर रहे थे। अब धीरे धीरे फिर क्या होगा कि इन पोर्तुगीज़ की इन मुगल एम्परर के साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कैसे होगी, देखिए ये तो मुगल एम्परर्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट जितने भी फेवर्स मुगल एम्परर्स ने इनको दिए हुए थे वो भी इनसे चले जाएंगे। वो ऐसे क्यों होगा, सबसे पहले तो इंग्लिश आना स्टार्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स इस टाइम पर आना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत सारी ट्रेड की जो फैसिलिटीज़ पोर्तुगीज़ को मिली होती थी वो इनके पास भी चली जाएंगी, इंग्लिश के पास चली जाएंगी। साथ में इनकी इंग्लिश के साथ फिर लड़ाइयाँ भी होंगी पोर्तुगीज़ में, जिसमें ये पोर्तुगीज़ हार जाएंगे। फिर उसके साथ ही ये जो पोर्तुगीज़ होंगे पायरेसी में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, रॉबरी करना स्टार्ट कर देंगे। शाहजहाँ के आते आते, मुगल एम्परर शाहजहाँ के आते आते इनका डिक्लाइन ऑलमोस्ट हो जाएगा पोर्तुगीज़ का, क्योंकि मुमताज़ महल की जो स्लेव्स होंगी उनको भी ये सीज कर लेंगे, उनको ये पोर्तुगीज़ कैप्चर कर लेंगे। तो अब इनका देखते हैं पोर्तुगीज़ लूज फेवर विद दी मुगल्स, कैसे इनकी मुगल्स के साथ प्रॉब्लम होती है। 1608 में सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिन इंडिया में आएंगे, इंग्लिश थे ये जो। सूरत में ये लोग आएंगे, देखिए सूरत में अब ऑलरेडी पोर्तुगीज़ हैं, इनकी शिप का नाम है हेक्टर, इसको भी आपने याद रखना है एज फैक्चुअल डेटा। अब पोर्तुगीज़ सूरत में ऑलरेडी हैं, सूरत का पोर्ट पोर्तुगीज़ के पास है जिसको वो ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहीं पर आएंगे अब इंग्लिश, तो ऑब्वियसली इनकी पोर्तुगीज़ के साथ फिर प्रॉब्लम होगी और इनकी लड़ाई भी होगी। जहांगीर में कोर्ट आएगा, जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिन आएगा। अब देखिए जो कैप्टन विलियम हॉकिन था इसको
टर्किश लैंग्वेज अच्छे से आती थी। जब पोर्तुगीज़ आए थे तो उनको किसी थर्ड पर्सन को भी एज इंटरप्रेटर यूज़ करना पड़ रहा था, बट क्योंकि इस हॉकिन को ऑलरेडी तर्किश आती थी तो ये जहांगीर के साथ खुद ही डायरेक्टली कन्वर्स कर पाएगा, ये डायरेक्टली जहांगीर के साथ बात कर पाएगा। अब पोर्तुगीज़ ट्राई तो करेंगे, पोर्तुगीज़ और फादर पिन्हरो, इमैनुअल पिन्हरो, ये ट्राई तो करेंगे कि इनका आना रोक दिया जाए, इस कैप्टन विलियम हॉकिन का जहांगीर में के कोर्ट में आना रोक दिया जाए, बट वो ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली खुद आकर बात कर लेगा और ये जो जहांगीर होगा उसको ये गिफ्ट भी देगा। जहांगीर इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि इसको अपॉइंट करेगा एक मनसबदार ऑफ 400। ये 400 जस्ट एक रैंक है, तो जहांगीर इस हॉकिन को एक मनसबदार बनाएगा ऑफ 400 और सैलरी देगा 30,000। अब 30,000 की सैलरी जहांगीर इस हॉकिन को मिलती नहीं है और जो कैप्टन विलियम हॉकिन है ये साथ में ही एक अर्मीनियन क्रिश्चियन मुबारक शाह की डॉटर के साथ मैरिज भी करता है। अब देखिए, अब पोर्तुगीज़ तो ऑब्वियसली अफेंड हो गए ही, एक तो ये सूरत पोर्ट में आए हैं, इंग्लिश आ चुके हैं सूरत पोर्ट में, और साथ में ही ये अब जहांगीर से फेवर्स भी ले रहे हैं, ये मनसबदार बन चुका है। इन सारी चीज़ों की वजह से फिर पोर्तुगीज़ की जहांगीर के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन थ्रू नेगोशिएशन एक ट्रूस इस्टेब्लिश करा होता है। ट्रूस होता है एक शांति का पीरियड, तो एक शांति पीरियड थ्रू नेगोशिएशन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन पोर्तुगीज़ और जहांगीर। अब मुगल एम्पर के साथ तो इन्होंने ट्रूस इस्टेब्लिश कर दिया, बट इंग्लिश के साथ इनकी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सूरत पोर्ट में जितनी भी ये शिप आएंगी इंग्लिश की, उनको पोर्तुगीज़ रोकेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो जहांगीर था कभी ये पोर्तुगीज़ की साइड पर चला जाएगा और कभी ये विलियम हॉकिन की साइड चला जाएगा, मतलब कि इंग्लिश की साइड पर चला जाएगा। तो जहांगीर की वैसिलेटिंग नेचर की वजह से और साथ में ही क्योंकि पोर्तुगीज़ सूरत पोर्ट पर इंग्लिश शिप को आने भी नहीं दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से फिर विलियम हॉकिन जहांगीर का कोर्ट छोड़कर चला जाएगा, मुगल कोर्ट को छोड़कर चला जाएगा 1611 में। अब इस हॉकिन के बाद जब ये जहाँ हॉकिन चला जाएगा उसके बाद फिर नवंबर 1612 में आता है कैप्टन बेस्ट। 2 शिप हैं उसके पास, ड्रैगन एंड ओसिएंडर। ड्रैगन मेन शिप है। कैप्टन विलियम हॉकिन आते हैं शिप हेक्टर पर, कैप्टन बेस्ट के पास है ड्रैगन एंड ओसिएंडर शिप। अब देखिए, ये जब आएंगे सूरत में तो इन्होंने पोर्तुगीज़ के साथ लड़ाई लड़नी है कैप्टन बेस्ट ने, और ये पोर्तुगीज़ को हरा देंगे, बाद में सूरत को फिर ये कैप्चर कर लेंगे। अब देखिए, सूरत पहले पोर्तुगीज़ के साथ था, कैप्टन बेस्ट लड़ाई करके इस सूरत पोर्ट को अब कैप्चर कर लेंगे। तो पोर्तुगीज़ के लिए एक और नई प्रॉब्लम, तो पोर्तुगीज़ क्या करेंगे, एक तो पायरेसी करना स्टार्ट कर देंगे, रॉबरी वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ में ही ये मुगल शिप को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। 1630 में पोर्तुगीज़ की जहांगीर के साथ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने जो सूरत पोर्ट पर मुगल शिप होंगी ये लोग उनको भी कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही ये मुस्लिम्स को प्लंडर करेंगे, उनको लूटेंगे ये पोर्तुगीज़, और साथ में ही मुस्लिम का परसिक्यूशन तो करते ही हैं। इसकी वजह से फिर जहांगीर ऑफेंड होगा। अब ये जहांगीर मुकर्रब खान को बोलेगा कि पोर्तुगीज़ से आप सारी की सारी इन चीज़ों के बदले में सारी की सारी कंपनसेशन लो, क्योंकि मुकर्रब खान उस टाइम पर सूरत का इंचार्ज था। अब देखिए, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। जो एक्चुअल डिक्लाइन होता है पोर्तुगीज़ का वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां होता है। शाहजहां के टाइम पर ही पोर्तुगीज़ फिर जब क्योंकि ये लोग स्लेव ट्रेड भी करते हैं, तो स्लेव ट्रेड में फिर शाहजहां की वाइफ मुमताज़ महल की स्लेव को ये लोग कैप्चर कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर शाहजहां हुगली का कैप्चर स्टार्ट करेगा। तो अब देखते हैं हुगली का कैप्चर। देखिए, ये हमने देखा था कि नीनू डा कुन्हा के टाइम पर पोर्तुगीज़ हुगली बंगाल में आकर भी सेटल होना स्टार्ट करते हैं। सेटल कैसे करते हैं, 1579 के एक इम्पीरियल फरमान के थ्रू ये लोग सतगांव के पास एक रिवर बैंक होता है, वहाँ पर आके खुद को सेटल करेंगे, वहाँ पर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे इनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी वहाँ पर ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे, ट्रेड इनका स्ट्रेंथन होगा, तो ये लोग हुगली की साइड शिफ्ट कर देंगे। पहले सतगांव के पास आए थे तो, लेकिन अब पोर्ट अपना बनाएंगे ये लोग हुगली को। अब यहाँ पर ये सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको मोनोपलाइज करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे, और साथ में ही यहाँ पर ये कस्टम हाउसेस भी बनाएंगे ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह लगाने के लिए। टोबैको ये पोर्तुगीज़ ही इंडिया में लेकर आते हैं,
टोबैको के ऊपर ये लोग टैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करेंगे। अब सारी चीज़ों के चलते चलते ये देखिए पोर्तुगीज़ ट्रेड तो कर ही रहे हैं, बट साथ में ये लोग स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट कर देते हैं। इस स्लेव ट्रेड में ये लोग मुस्लिम और हिंदू चिल्ड्रन को कैप्चर करते हैं, उनको सीज करते हैं, बाय करते हैं, और एज क्रिश्चियंस उनको बड़े करते हैं। दे ब्रॉट अप दीज सीज्ड हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रन एज क्रिश्चियंस। तो वो अल्टीमेटली अगर एज क्रिश्चियंस उनको बड़े कर रहे हैं तो वो पोर्तुगीज़ ही बन जाएंगे। अब ये लोग स्लेव ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी के चलते ही, इस स्लेव ट्रेड के चलते ही ये शाहजहां की वाइफ मुमताज़ महल की स्लेव गर्ल्स को भी कैप्चर कर लेते हैं, इनका भी सीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर शाहजहां हुगली का, क्योंकि ये लोग यहाँ पर हुगली में कर रहे हैं पायरेसी वगैरह, स्लेव ट्रेड, ये सारी चीज़ें अब ये लोग हुगली में कर रहे हैं। तो फिर सब मुमताज महल की जो स्लेव गर्ल्स का कैप्चर होता है, तो शाहजहां जो बंगाल का गवर्नर था उस टाइम पर वो था कासिम खान, इसका नेम भी आपने याद रखना है। तो बंगाल के गवर्नर को बोलता है कि आप हुगली का सीज स्टार्ट करो, पोर्तुगीज के अगेंस्ट एक्शन लो। तो अल्टीमेटली फिर हुगली का सीज स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे पोर्तुगीज को प्रिजनर्स बना लिया जाता है, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, और बाद में उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने का ऑफर दिया जाता है, और जहाँ फिर बोला जाता है कि आप खुद स्लेव बन जाओ। तो पहले क्या हो रहा था, पहले मुस्लिम का परसिक्यूशन कर रहे थे पोर्तुगीज, अब हुगली की सीज के बाद क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बट विद टाइम ये परसिक्यूशन कम हो जाएगा। अब देखते हैं मुगल एम्परर के साथ इनकी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो, अगर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है तो अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस ही हमेशा ट्रेड रहता है। पोर्तुगीज़ के जैसे जो डच, ब्रिटिशर्स, ये सारे इंग्लिश आते हैं, ये कभी भी खुद के रिलीजन को स्प्रेड करना नहीं चाहेंगे इतना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा जील के साथ ये खुद के रिलीजन को स्प्रेड नहीं करेंगे जितनी ज़्यादा जील और एंथुजियाज्म के साथ पोर्तुगीज़ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। अब ये सारी चीज़ों के चलते फिर इनका डिक्लाइन होगा। अब 18th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन हो जाएगा। पहले तो इनका मुगल एम्परर के साथ प्रॉब्लम होने की वजह से इनके जितने भी ट्रीटीज़ वगैरह थी वो ख़त्म होंगी, इनका कमर्शियल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अब साथ में ही देखिए हुगली में स्लेव ट्रेड कर रहे थे ये लोग, यहाँ पर ये लोग पायरेसी करना स्टार्ट कर देंगे, रॉबरी वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे पोर्तुगीज़। अब एक तो ये रीज़न बनता है डिक्लाइन का। अब साथ में ही न्यू पावरफुल डायनेस्टीज़ भी आने लगती हैं। अब देखिए डिफरेंट लोग आएंगे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर है इजिप्ट में डिफरेंट डायनेस्टीज़ आएंगी, यहाँ से पोर्तुगीज़ ट्रेड कर रहे हैं। तो इजिप्ट को तो हमने देख लिया था कि पहले ही इजिप्ट और गुजरात की नेवीज के साथ पोर्तुगीज़ की लड़ाई हुई थी ड्यू कोस्ट पर, क्योंकि इन लोगों को इन पोर्तुगीज़ की ट्रेड के साथ प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही फिर पर्शिया में डिफरेंट डायनेस्टीज आएंगी, ये लोग इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। नॉर्दर्न इंडिया में भी डिफरेंट डायनेस्टीज आ जाएंगी। ऐसे ही मराठाज उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। इनफैक्ट ये माना जाता था कि अगर मुगल्स का डिक्लाइन होगा, अगर मुगल एम्परर नहीं रहेंगे तो जो उसके बाद पावर आएगी वो मराठास की ही होगी। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेते हैं, बट ये सारी पावरफुल डायनेस्टीज आती हैं, तो ये भी पोर्तुगीज़ के डिक्लाइन का एक रीज़न बनती हैं। पोर्तुगीज़ के पास हमने ऑलरेडी देखा था कि बसीन का आइलैंड था जो कि बहादुर शाह ने दिया था इसको, और ऐसे ही इनके पास सेलसेट का भी आइलैंड था। यहाँ पर ये देखिए, ये सेलसेट और ये बसीन, ये दो आइलैंड पोर्तुगीज़ के पास थे। मराठाज इनको भी कैप्चर कर लेंगे। तो इनके पास से अब पोर्ट भी जा रहे हैं, पोर्ट्स ट्रेड के लिए चाहिए होंगे पोर्तुगीज़ के पास, तो अब ये पोर्ट्स भी इनसे मतलब छीन लिए जाते हैं। ऐसे ही ये मराठास का हमने देख लिया, इनके साथ तो इनकी प्रॉब्लम हो रही है, मुगल एम्परर के साथ इनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। इनकी रिलीजियस पॉलिसी ये एक रीज़न बनती है। अब जितने भी डच, इंग्लिश, डैनिश ये लोग आएंगे, ये इतनी ज़्यादा अपना रिलीजन को स्प्रेड नहीं करना चाहेंगे। इंग्लिश और डच ये मेन सिर्फ ट्रेड के लिए ही आते हैं, पोर्तुगीज़ ट्रेड के लिए भी आते हैं, बट साथ में ये लोग क्रिश्चियनिटी को मतलब स्प्रेड करना चाहेंगे। हमने इंक्विजिशन का देख लिया, कैसे ये लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। बैप्टिज्म का देख लिया, कैसे लाहौर में 20 बैप्टिज्म्स वर कैरिड आउट। तो अपनी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से ये लोग मुस्लिम के लिए तो एक प्रॉब्लम बनते ही हैं, अब हिंदूज को भी इनसे प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये हिंदूज के लिए भी टॉलरेंट नहीं रहते हैं।
ऐसे ही अब देखिए नई नई डिस्कवरीज भी हो रही थी उस टाइम पर, नए नए एरियाज फाइंड किए जा रहे थे। अमेरिका उस टाइम तक मिल चुका था। अब ब्राज़ील की भी खोज हो जाती है। ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद पोर्तुगल की जितनी भी कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी, वो ब्राज़ील की साइड, वेस्ट की साइड शिफ्ट हो जाएंगी। पहले इनके पास एरिया कौन सा था देखिए, जब ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसला हुई थी उसके अकॉर्डिंग पोर्तुगीज़ के पास सारे का सारा ईस्टर्न एरिया था और स्पेन के पास था सारे का सारा वेस्टर्न एरिया। बट अब ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद ये लोग वेस्टर्न एरिया की साइड भी शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही स्पेन वार, देखिए स्पेन, ये ना वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे इसको। बट स्पेन जो था उसकी इंग्लैंड, हॉलैंड, इन कंट्रीज़ के साथ हमेशा वॉर चलती रहती थी। अब पोर्तुगल भी इन वॉर में ड्रैग हो जाता है। पोर्तुगल इन कंट्रीज के कंपैरिजन में एक छोटी कंट्री होता है, तो ये भी इनके साथ ही ड्रैग हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ट्रेड मोनोपोली भी इम्पैक्ट होती है। ये सी रूट का हमें पता है, पहले पोर्तुगीज ने फाइंड करा था, बट अब डच और इंग्लिश इनको भी पता चल जाएगा और इनका तो मेन पर्पस ही ट्रेड रहता है। ऐसे ही जो गोवा की अगर बात करें, विजयनगर एम्पायर, गोवा, डेक्कन, इन सब एरियाज के साथ ये लोग अपनी ट्रीटीज कंक्लूड करते थे। ये विजयनगर का एम्पायर, इनके बीच इनके साथ फिर पोर्तुगीज ट्रीटीज कंक्लूड करते थे। ब्राज़ील मिलने के बाद, ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद गोवा की इंपॉर्टेंस भी चली जाती है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर फॉल कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन हो जाता है। बट इस डिक्लाइन के बावजूद भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस है इन पोर्तुगीज़ का, और ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंस है ये सिग्निफिकेंस। तो इसको देखते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम में दिया गया है, थोड़ा मैं उससे डिफरेंट वे में बताऊंगी, लेकिन अगर आंसर राइटिंग करनी है तो जो वे मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग ही बेस्ट आंसर बनेगा। पोर्तुगीज जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं, साथ में इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, रिलीजियस को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही इस इंडिया की कल्चरल और मिलिट्री लाइफ को भी इम्पैक्ट करेंगे। अब वो देखते हैं कैसे। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो सबसे पहले ये लोग गोवा के ऊपर रूल करते हैं। गोवा में ये नई नई रूल्स और रेगुलेशंस लेके आते हैं, सती को अबॉलिश करते हैं वहाँ पर ये लोग, और साथ में ही फिर फोर्सफुल मैरिजेस जो हो रही थी उसको भी ख़त्म करने का ये लोग ट्राई करते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो इकोनॉमिकली ये लोग जो अरब ट्रेड पहले मोनोपलाइज कर रहे थे, अरब इंटरमीडिएटरीज के थ्रू ट्रेड हो रहा था, अब अरब मोनोपली, मुस्लिम मोनोपली, इंडियन ट्रेड को भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। अब देखिए साथ में ये ना मिलिट्री पर्सपेक्टिव में एक चीज़ करेंगे। पहले अगर ट्रेड के लिए वॉर वगैरह होती भी थी तो वो अनआर्म्ड वॉर रहती थी। अब क्या हुआ, पोर्तुगीज के आने के बाद आर्म्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, आर्म्ड ट्रेड वॉर होगी। पोर्तुगीज के आने के बाद आर्टिलरी का यूज़ होगा, ये लोग गन पाउडर का यूज़ करेंगे। इनकी जितनी भी शिप होती थी उनमें कैनन्स होती थी, गन बोट्स होती थी। अब ये चीज़ पोर्तुगीज फिर डच के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले पोर्तुगीज डच के अगेंस्ट इस नेवल पावर कह लो या फिर इस आर्म्ड पावर को यूज़ करते हैं, बट डच के बाद मराठा, सिख इंडिया में इस नेवल पावर को, इस वॉर को, आर्म्ड वॉर को यूज़ करेंगे। ऐसे ही फ्रेंच और इंग्लिश भी फिर आर्म्ड वॉर में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब कल्चरली भी पोर्तुगीज इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं, नई लैंग्वेज लेके आते हैं, डांस की न्यू फॉर्म लेके आते हैं, न्यू ड्रेस और फूड हैबिट। हमने देख लिया कि कॉर्न वगैरह, टोबैको, कैश्यू नट, ये सारी की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ये पोर्तुगीज लेके आते हैं। पाइन एप्पल पोर्तुगीज लेके आते हैं। ये लोग प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का पोर्तुगीज के थ्रू इंडिया में पता चलता है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये लोग आर्ट एंड एग्रीकल्चर में इंडिया में बहुत सारी चेंजेस करते हैं, स्पेशली गोवा में एक फोर्ट है, फोर्ट एगोडा, ये कल्चर का एस्पेक्ट है, फोर्ट एगोडा। इसका कल्चर जो है वो पोर्तुगीज से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर रिलीजन की बात करें तो ये कितने ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर थे क्रिश्चियनिटी का वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। मुस्लिम के कैसे अगेंस्ट थे ये लोग, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, हिंदूज के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये लोग टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और चर्चिज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्पेशली अगर साउथ गोवा, आंसर राइटिंग में आप साउथ गोवा को मेंशन कर सकते हो,
साउथ गोवा में ये लोग चर्चेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और खुद का नया आर्किटेक्चर वहाँ पर ये लोग लेके आएंगे। तो इन सारे स्फीयर्स में पोर्तुगीज इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सारे एरियाज में आज भी अगर देखिए तो पोर्तुगीज का जो कल्चर आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस मिल जाता है, स्पेशली इन गोवा। इस वे में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। डच ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।